हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो प्लैनेट हैं वो मूव कर रहे हैं अराउंड द सन और जो सैटेलाइट हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो आज हमने केपलर्स लॉ स्टडी कर रहे हैं बिकॉज केपलर्स हैज गिवन सम लॉ फॉर द ऑर्बिटल मोशन कि जो आपके प्लैनेट्स हैं वो कैसे मूव करते हैं अराउंड द सन, उनका सारा उसने लॉ दिया है। तो मुझे आज वो डिस्कस करना है। ठीक है बेटा जी, तो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Kepler's law of planetary motion। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही सेज कि जितने भी आपके पास प्लेनेट हैं दे मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सबसे पहले तो एक एलिप्स बना लेते हैं बच्चा जी। दे मूव अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात आएगी तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर दो एक्सिस होती हैं बच्चा जी। एक को बोलते हैं मेजर एक्सिस, एक को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, दिस इज योर माइनर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस, दिस इज योर मेजर एक्सिस। मेजर मीन्स बड़े वाली, दिस इज योर माइनर एक्सिस। अब एलिप्स में दो फोकस होंगे, एक फोकस यहां होता है बच्चा जी, एक फोकस, इसको फोसाई बोलते हैं, दो फोकस होते हैं। ये जो आपके पास वैल्यू है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है बेटा स्मॉल ए से, और ये जो वैल्यू है आपके पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल बी से। जो हम मैथ में भी आप पढ़ते कर आओगे वहां ये स्टैंडर्ड नोटेशन रहेंगी आपकी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? दिस इज योर मेजर एक्सिस, दिस इज योर माइनर एक्सिस। ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, यहां से यहां तक ये सन इज, यहां पर सन होगा आइदर ओवर हेयर और ओवर हेयर, कहीं भी हो सकता है। और ये आपका प्लेनेट मूव करेंगे इस पाथ में, ये प्लेनेट मूव करते हैं। दिस इज योर प्लेनेट, दिस इज योर प्लेनेट। ठीक है बेटा जी, तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? केपलर्स फर्स्ट लॉ। और इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। What this law states? It states that all the planets move around the sun in an elliptical orbit. Elliptical orbit. In an elliptical orbit with sun at one of the two foci। भाई सन कहीं भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी एक फोकस के ऊपर सन आपका हो सकता है। विद सन एट वन ऑफ द टू फोसाई। अब एक फोकस ये है, F1 नाम दे दो, एक फोकस ये F2, कहीं भी हो सकता है सन। This is first law. All the planets moves around sun in an elliptical orbit। ठीक है, with sun at one of the two foci। सन आपका यहां भी हो सकता है, सन यहां भी, और ये प्लेनेट मूव करता रहेगा आराम से। सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चा? सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्लियर आपको? सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं, इसको रब कर दो बेटा जी क्योंकि इसको स्पेस तो चाहिए होगा मुझे। केपलर्स सेकेंड लॉ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रब, क्योंकि ये चीजें मुझे नहीं चाहिए। अब तो मैंने फर्स्ट में चाहिए थी मुझे चीजें, चाहिए लो जी। अगेन वही एलिप्स है, केपलर्स सेकंड लॉ, और लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। केपलर्स सेकंड लॉ और लॉ ऑफ एरिया बेटा। ठीक है, कहता है प्लेनेट आपका यहां था पहले, आफ्टर सम टाइम यहां पहुंच गया, फिर प्लेनेट आपका, सॉरी सन से मिलाना है मुझे इसको। अब इसको भी थोड़ा सा भी एक अभी बनाता हूं, सबको बनाता हूं दोबारा। आपका प्लेनेट यहां था, प्लेनेट यहां से यहां पहुंच गया इन सम टाइम। अब ये कुछ टाइम होगा, सपोज वो मूव किया फ्रॉम P टू Q, आपका प्लेनेट मूव करके P टू Q,
और फिर जब नजदीक आ गया तो मैंने ये चेक किया, दिस इज योर R2s। ये P2Q भी आपका टाइम t में मूव किया था और R2s भी आपका टाइम t में मूव किया, टाइम सेम है दोनों का। हालांकि देखो यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा है, वहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम है। नाउ व्हाट द लॉ स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट पोजीशन वेक्टर, इट स्टेट्स दैट पोजीशन वेक्टर किसका भाई, प्लेनेट का। तो कहां से ड्रॉ करूंगा, सन से ड्रॉ, सन से बात कर रहा हूं, सन के अराउंड घूम रहा। दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेनेट, हां जी, स्वीप आउट equal area in equal interval of time, equal area in equal interval of time। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या चाहिए कि ये यहां P से Q भी टाइम T में पहुंचा है और R2S भी टाइम T पर पहुंचा है। तो यहां देखो एरिया लेंथ वाइज था, यहां थोड़ा सा ब्रेथ वाइज हो गया, लेकिन दोनों एरिया बराबर हैं। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकल गया कि जैसे ही प्लैनेट आपका सन के पास पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। देख लो, हां जी। तो P2Q बाय T, या पहले ऐसे करो, ऐसे करो, तो आप फिगर के अकॉर्डिंग RS ग्रेटर देन PQ और RS बाय टाइम ग्रेटर देन PQ बाय टाइम। हां जी, RS दोनों को T से डिवाइड कर दिया, तो ये सपोज T की वैल्यू सपोज सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा V RS ग्रेटर देन V PQ। तो जैसे ही सन आपका सॉरी जैसे ही प्लेनेट आपका नियर टू सन आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। चेक कर लो बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, एज प्लेनेट अप्रोचेज सन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। यहां जाकर क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, मैक्सिमम, फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, मिनिमम, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जब आपका प्लेनेट अराउंड द सन मूव करता है उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है बच्चा। एक थर्ड लॉ और है भाई, वो क्या कहता है, इसको रब कर दे, लो जी। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ। अब इनकी बात रब कर देते हैं बेटा, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, अब तो एरियाज का काम खत्म, तो फिगर तो उसके अकॉर्डिंग ही बनती रहेगी ना मेरे बेटा, जो मेरा लॉ चलेगा। अगेन वही है बेटा जी, सारी चीजें वही है। अब ये आपका सन है, ये फोकस है, अब तो एक ही प्लैनेट मूव कर रहा है। लो जी, दिस डिस्टेंस इज A, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, और लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ पीरियड। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये मुझे पता है, अब तो पता लग गया फर्स्ट लॉ, एलिप्टिकल ऑर्बिट, एंड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हां जी, इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तभी ये बनाई है मैंने। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये केपलर्स थर्ड लॉ है भाई, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चों आपको। चले आगे, देख लो बच्चों, चले आगे।
तो ये मैंने केपलर्स के 3 लॉ किए हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट के, वो मैंने यहां भी तो डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज तो यू कैन से एक बेसिक स्टार्टिंग है। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड लॉ स्टेट्स द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजिशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहीं से एक और लॉ निकाल दिया मैंने, एज प्लैनेट अप्रोचेस सन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। थर्ड लॉ, all the planets move around sun and the square of time period is proportional to cube of semi major axis। तो 3 लॉ मैंने आपके केपलर्स के किए हैं। अभी और आगे लेके चलते हैं इनको। अब मुझे कुछ टर्म्स जो है उनको अंडरस्टैंड करना रिलेटेड टू एलिप्टिकल मोशन। वो क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, कॉमा पेरिजी एंड एपोजी। ये कुछ टर्म है जो आपको यूज करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ योर एलिप्टिकल मोशन। तो ये आपकी एलिप्टिकल मोशन है भाई, दिस इज योर एलिप्टिकल मोशन, ठीक है, ये आपकी एलिप्टिकल मोशन है। अभी आपने कहा है ये सन होगा, यहां पर एस लिख दिया मैंने इसको। एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। ये नियरेस्ट पॉइंट है, वो फारदेस्ट पॉइंट है, देख लो, और तो कुछ नहीं है। दिस इज नियरेस्ट पॉइंट एंड दिस इज योर फारदेस्ट पॉइंट। ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, इसको बोलते हैं जी पेरिजी। तो कितना आ गया? ये एस ए के बराबर आ गया। फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, इसको बोलते हैं जी एपोजी। ये बन गया जी आपका एस बी। पहली बात, ये पॉइंट ओ है भाई, राइट। लो जी, इसेंट्रिसिटी, हाँ जी, क्या होती है? इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं बच्चा जी। वो होती है एस ओ बाई ए ओ। चेक कर लो, ए ओ आपके पास स्मॉल ए के बराबर है बच्चा जी, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो व्हाट इज, अब मैंने क्या करना है, इसको और इसको इसकी फॉर्म में निकालना है। तो यहां से एस ओ क्या आ जाएगा बच्चा जी? ए इंटू ई आ जाएगा, चेक कर लो। नाउ व्हाट इज योर पेरिजी? पी ई आर आई जी डबल ई, उसको मैं एस ए से डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा बेटा सन इधर बनाना पड़ेगा, ज्यादा उधर बन गया है। व्हाट इज एस ए? क्या हो जाएगा? एस ए ओ माइनस एस ओ हो जाएगा, ए ओ माइनस एस ओ। व्हाट इज ए ओ? ए सेमी मेजर एक्सिस। व्हाट इज एस ओ? चेक कर लो, ये ए ई आ गया है। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं ताकि नजर आ जाए, ये ए ई आ गया है। दिस इज योर पॉइंट ओ माइनस ए ई। तो सॉल्व करके बन गया बेटा जी ए कॉमन 1 माइनस ई बन गया, दैट इज योर पेरिजी। नेक्स्ट एपोजी इज इक्वल टू, हाँ जी, एस बी। क्या है ये? एस बी इज इक्वल, व्हाट इज एस बी? एस ओ प्लस ओ बी, एस ओ प्लस ओ बी। व्हाट इज एस ओ? ए ई। व्हाट इज ओ बी? ये भी सेमी मेजर एक्सिस है, तो कॉमन आ जाएगा ए 1 प्लस ई। तो आपने पेरिजी और एपीजी को सबको डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, देख लो जी, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? क्लियर? आगे देखो। तो मैंने पहले क्या कहा है, नियरेस्ट डिस्टेंस को मैंने क्या बोलना है? पेरिजी बोलना है। फारदेस्ट डिस्टेंस को मैंने एपोजी बोलना है। इसेंट्रिसिटी ये एलिप्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी मैंने आपको डिस्टेंसेस बता दिए। इनको यूज करना पड़ सकता है कई दफा मुझे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है बेटा जी। चलें आगे। अब जो केपलर्स लॉ है दैट इज
आइडेंटिकल विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लो जी, केपलर्स सेकेंड लॉ is identical to law of conservation of angular momentum। ठीक है बच्चा जी, इसको मुझे दिखाना है भाई, ये वाक्य में क्या ये है एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज योर सेकेंड लॉ कि भी प्लेनेट मूव कर रहा है, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। ऑलमोस्ट ट्राइंगल आई है, व्हाट इज ट्राइंगल का एरिया, हाफ, बेस इसको मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज दिस, आर डी थीटा। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यही पढ़कर आया बेटा जी मैं, हाँ जी, कोई भी नाम होगा इसका तो, हाँ जी बच्चा जी क्या बन जाएगा, इसको नाम कुछ भी दे लो, इस सारे पे वेक्टर लगा दूं मैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उसका आधा होता है। दिस इज योर एरिया स्वेप्ट इन टाइम dt। तो उसको क्या लिखा आपने, एरियल वेलोसिटी लिखा बेटा जी, एरियल वेलोसिटी। कुछ याद आ रहा हो आपको सेकंड लॉ में, अभी ये कर आए हम थोड़ी देर पहले। सो दिस इज योर हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा बन जाएगा बच्चा जी। तो एरियल वेलोसिटी हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, आपने कहा ये कांस्टेंट होती है, इट मींस हाफ आर स्क्वायर ओमेगा बराबर है कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो दो स्टेप कर देता हूं, हाफ आर स्क्वायर ओमेगा बराबर, क्योंकि मास तो प्लैनेट का कांस्टेंट होता है, और एम आर स्क्वायर हाफ ओमेगा बराबर है कांस्टेंट। कोई फर्क पड़ता है तो मुझे बता देना बच्चा जी। एम आर स्क्वायर क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लैनेट होती है। तो दिस इज आई हाफ कांस्टेंट है और आई ओमेगा बराबर है विच इज योर एंगुलर मोमेंटम। ये हमने पढ़ लिया है कहां पर, इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन थोड़ा ना मेरा पीछा छोड़ेगी कहीं पर भी, अगर घूमना है तो उसको तो मुझे याद करना ही पड़ेगा, अगर घूमना है तो उसको तो मुझे याद ही करना पड़ेगा भाई अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं आके। क्लियर हो गया। अब यहां से एक और काम करता हूं मैं, यही सही, अब इसको रब कर दें। लो जी, अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, पेरिजी। दिस इज PERIGW, पेरिजी। इसको क्या नाम दिया मैंने, एपोजी लिखा मैंने जब इनको डिस्कस किया है। तो पेरिजी को P लिख देता हूं, एपोजी को A लिख देता हूं, फर्क तो नहीं पड़ रहा, ये कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट वही रखो, A और B क्यों कंफ्यूज करते हो अपने आप को, पॉइंट वही रखो A और B। ये आपका सन है। एंगुलर मोमेंटम अभी आपने कंजर्व कह दिया प्लैनेट का, तो क्या होता है, वो MVR होता है रोटेशन मोशन के अंदर, M वेलोसिटी एट पॉइंट A इनटू ये डिस्टेंस, इसको RA मान लेते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट B इसको VB मान लेते हैं, और दिस इज RB, ये बराबर होने चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। देख लो बच्चे जी। अब M तो कट गया, VA, व्हाट इज RASA, क्या कराए हो, A इंटू 1 माइनस ई पढ़ कर आए हो, VB A इंटू 1 प्लस बी पढ़ 1 प्लस ई पढ़ कर आए हो इसको। A से कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज VA बाई VB कितना आ गया, 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी आ गई है। ये अब आपको पता होगा, फिर ये पॉइंट आपका नजदीक वाला है A और B, या इसको आप और कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। VP बाय VA, पेरिजी बाय एपोजी इज इक्वल टू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ठीक है जी, याद करने का तरीका है कि ऊपर प्लस आएगा और माइनस आएगा, पेरिजी नजदीक है ना, वेलोसिटी बड़ी होगी उसकी 1 प्लस ई, यहां की वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये मैं लॉ में पढ़ कर आया हूं। तो कितनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, कोई डाउट हो।
इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी आप बता सकते हो वेलोसिटी को। वो कैसे भाई? टोटल एनर्जी भी तो कंजर्व रहती है जब मूव करता है आपका प्लेनेट। तो क्या हो जाएगा? पहले पॉइंट ए, हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डिस्टेंस कितना है ये एस ए, जिसको मैंने आर ए लिखा है, इज इक्वल टू हाफ एम, परे चलेगी वी बी स्क्वायर, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर बी। ठीक है बच्चा जी। तो यहां से जो कटता है कट दो, कोई बात नहीं। तो हाफ एम पहले कॉमन ले लेते हैं, वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इधर आ गया, उधर जाके वो प्लस का बन जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट बिगिन 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। अब जो कटता है काट दो, तो वी ए स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर 2 कैपिटल जी कैपिटल एम 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी। अब आपको ये मालूम, देखो मैंने ए और बी स्टैंडर्ड रखे हैं आपके, चेंज नहीं किया। तो ये वी ए क्या है आपके पास, पेरी जी दूर वाला, सॉरी पास वाला, माइनस ये दूर वाला है, इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी कैपिटल एम 1 बाय आर ए, तो उसको पेरी जी बोलना है, 1 बाय एपीजी बोलना है। तो मैंने आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी भी बताती, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ योर डिस्टेंसेस भी बता दी। इसेंट्रिसिटी अब आपको मालूम है क्या होती है, आपको उसकी पेरिजी एपोजी मालूम है आपको क्या होते हैं, कोई डाउट हो आपको? तो ये सारी बातें न्यूमेरिकल में काम आती है मेरे पास, क्योंकि देखो मैंने कहा कि मेरे जो कैपिलरीज हैं वो एलिप्स पर बेस्ड है, एलिप्टिकल मोशन वाले हैं, लेकिन ये एलिप्स की इन डेप्थ एनालिसिस है, ये एलिप्स के अंदर का एनालिसिस है। ये जो चीजें थी जो पहले मैंने जिससे पहले जो काम किया था, अब वो जो काम किया था उसको मैंने फिर अपने लॉ में लगा लिया सारा। कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, देख लो बच्चों। प्रॉब्लम देखो बेटा, कहते एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट ऑर्बिटिंग at a height 6r from surface of earth has time period कितना बेटा जी? 24 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट time period of another satellite orbiting at a height of, हाँ जी कितना बचा जी? 3r, राइट। ये काम करना है भी मुझे। तो व्हाट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब कैसे करेंगे भाई हम इसको? तो T1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 6 आ रहा है, सरफेस है, सेंटर से तो ये हो जाएगा बेटा जी सेकंड वाला T2 स्क्वायर कितना है? 3r प्लस r का क्यूब, ये हो जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। तो T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है बच्चा जी, इज इक्वल टू 7r बाय 4r दोनों का क्यूब है बच्चा जी। तो यहां से T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 क्यूब, क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7, ये बन जाएगा 7 7 49, तो कर लेते हैं 49 इंटू 7 9 63, तो 343 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 4 16 4 64, राइट। T1 मुझे दिया हुआ है 24 घंटे, तो व्हाट इज T2? T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 24 का स्क्वायर इंटू 64 डिवाइडेड बाय
343, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो व्हाट इज योर T2? 24, हाँ जी, ये हो जाएगा 64/343 अंडर द रूट, रफली ये 1/5 आएगा। चलो तो कैलकुलेशन आपकी, आप जो भी इसको कर सकते हो। दिस इज योर T2, दिस इज योर T2। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो बच्चा? ठीक हो गया? अगर आप चाहो तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। आप इसको 8 से कर सकते हो, 8 8 जा 64, ये 8 4 जा 32, इसको 344 मान लो, 8 3 जा, तो ये 8 बाय कितनी आ जाएगी? 43 आ जाएगी। रफली 1/5 जो बता रहा हूं आपको, रफली 1/5। ठीक है बेटा, वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज कैलकुलेट टाइम पीरियड of a satellite orbiting close to Earth surface, close to Earth surface। हाँ जी बच्चा जी, ठीक हो गया। क्लोज टू अर्थ सरफेस, यही करना बेटा जी। मुझे मालूम है, अब यहां थोड़ा सा नॉलेज लगानी पड़ेगी। T² प्रोपोर्शनल टू R³ होता है बेटा जी, पहली बात तो ये। A³, सॉरी नॉट R³, A³। तो जो मेरे पास जिसका टाइम पीरियड 24 घंटे है, उसकी हाइट कितनी है? 6R + R। पढ़कर आए हम ये सारी बातें। 6R + R का क्यूब है। ठीक हो गया। अब वो कहता है दूसरा जो क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है, उसमें तो यही आएगा बच्चा जी। फिर चेक कर लो, दिस इज T1, दिस इज T2। ये वाला 24 घंटे, ये वाला टाइम पूछ रहा आपसे वो। तो व्हाट इज T1² बाय T2² इज इक्वल टू 7/1 का क्यूब आ जाएगा। तो व्हाट इज T2? T1² डिवाइडेड बाय 7 क्यूब आ जाएगा। तो व्हाट इज T2? 24, तो ये बन जाएगा 7√7 बन जाएगा। चेक कर लो भाई, कुछ और तो नहीं बनेगा, 7√7 ही बनेगा ये, क्योंकि ये 24 घंटे है। एक मिनट चेक कर ले बेटा। हाँ, तो 7/R, तो 7³ आ गया, तो 7 का क्यूब बन गया। तो व्हाट इज T2 ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये रफली आ जाएगा, ये देखो 7 3 3 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय दिस, तो रफली आएगा आपके पास ये 1.24 आवर्स आ जाएगा। कोई डाउट बच्चा? चलें आगे और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ सरफेस, अराउंड अर्थ कर दो, एक ही बात है, ये अर्थ सरफेस कर दो, अराउंड अर्थ करो, नॉट सरफेस, अराउंड अर्थ, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, in a circular orbit of radius r। ठीक है। if gravitational force of attraction, or you can usually use you can simply use the word force of attraction, if a gravitational force of attraction varies as r⁻⁻²। ये कैसे लिखा मैंने बेटा? आप कहते हो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² और प्रोपोर्शनल टू r⁻², उस तरह से लिखा मैंने ये, varies as r⁻⁵², कॉमा, then find variation of time period of revolution
टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट विद आर। हम ये पढ़कर आए हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर ये वाला सिस्टम था सारा, ये पढ़कर आए हैं भाई हम। ठीक हो गया, लो जी। आपने कहा कि सर्कल में मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि मोशन एलिप्टिकल, लेकिन अगर सर्कल है तो सर्कल की बात करूंगा, अगर एलिप्स है तो एलिप्स की बात करूंगा। अगर सर्कल है तो मेरे पास सेमी मेजर सेमी माइनर दोनों बराबर है, वो बराबर इक्वल टू रेडियस के बराबर हैं। अगर एलिप्स होगी तो फिर मैं सेमी मेजर और सेमी माइनर की बातें करूंगा। तो सर्कल की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, सर्कल की बात कर देते हैं। ये लो, ये आपका सैटेलाइट है, ये अर्थ सरफेस है, ये मूव कर रहा है, रेडियस आ रही है। तो क्या चाहिए मुझे? सेंटीमीटर फोर्स चाहिए भाई चलने के लिए। तो कौन प्रोवाइड करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कह रहा है आज r⁵/2 है, बस, और तो कुछ नहीं कह रहा मुझे वो। तो व्हाट इज v स्क्वायर फ्रॉम हेयर? कैपिटल G कैपिटल M r⁵3/2। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चा जी? 2πr/v होता है, लेकिन मेरे को स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए होता है। व्हाट इज t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू 4π² v स्क्वायर मैंने ये निकाल दिया, 4π² gm/r⁵3/2 इज इक्वल टू 4π²r²। तो 2 + 3/2 पावर ऊपर ऐड हो जाएंगी gm। फ्रॉम हेयर क्या आ गया भाई? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? 4 + 3 7/2। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r⁵7/2 आ गया बच्चा जी। तो अगर यहां पर -2 था, अब इसको 1/, में कर लो। अगर ये 1/r² है तो ये पावर एक ऐड हो जाती है। अगर आज 5/2 है तो 7/2 हो गई है। ये एक कंसेप्ट बन गया अब आपका एक। अगर मैं आपको डायरेक्ट कहता कि भी अगर f प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, अगर f प्रोपोर्शनल 1/r⁴ होगा, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r⁴n+1। तो आप सोचते ये क्या कह रहे हैं हमें, सोचते उस समय फिर आप, रूल तो वही है, लेकिन आपके फिर क्रैम करना पड़ता आपको। अच्छा ये बढ़ता है, अब आपको क्रैम मतलब याद तो रखना पड़ेगा, लेकिन यू हैव इन योर माइंड कॉन्फिडेंस कि मुझे पता, अगर भूल गए तो कैसे निकालना है। कोई डाउट हो बच्चा? तो मैंने बेटा आज क्या किया है, आपके केपलर्स के लॉ किए हैं। मैंने कहा 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ से ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड लॉ सेज कि सारे जो प्लैनेट हैं उनका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां से फिर मेरे पास ये निकला कि जैसे ही प्लैनेट आपका सन के पास पहुंचेगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फिर मैंने, अब वो एलिप्टिकल मोशन थी तो एलिप्टिकल मोशन की थोड़ी सी मैंने उसका मैथमेटिक्स किया, पेरीजी एपोजी की बातें की सारी मैंने वहां पर कि उस टर्म में मैं कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी को कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैंने 2-3 न्यूमेरिकल किए जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि व्हाट इज योर केपलर्स लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।